हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। आई होप पिछला लेक्चर आप लोग ने रिवाइज किया होगा। एक दिन का गैप भी आप लोग को दिया था और मैंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश स्टार्ट किया था, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था। ओके, और जहाँ तक हुआ था उसके आगे ही मैं पढ़ाऊँगा। इल्तुतमिश के बारे में बता रहा था, इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो मैंने बताया था कुछ सिल्वर कॉइन ये सब किया था और कुछ है आगे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले उन लोगों को मैं थैंक्स बोलूँ जो मेरे को मजाक में टीचर डे की शुभकामनाएं दिए हैं। बेसिकली मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। बस ऐसे एक मेरा फैशन समझ लो, जो मैं आ जाता हूँ वीडियो बनाने, इससे मेरा भी फ़ायदा होता है, रिवीजन होता है। बाकी फिर भी आप लोग को थैंक्स जो भी आप लोग ने मैसेज किया था मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जैसे इल्तुतमिश के शासनकाल में और क्या हुआ था बच्चों, तो ध्यान देंगे कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ही तुर्कानी, ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ, तुर्कानी चहलगानी CHAL चहलगानी, तुर्कानी चहलगानी और या आप बोल एक और था दल चालीसा, ठीक है, प्रथा की उसने ही अपने शासनकाल में शुरुआत की बच्चों। किसने? इल्तुतमिश ने। किस प्रथा की इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में स्टार्ट किया? तुर्कानी चहलगानी या दल चालीसा का स्टार्ट किया। और ये होता क्या है बच्चों, तो समझना कि क्या होता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में बच्चों उसके हज़ारों गुलाम थे, ठीक है। और इनमें से हज़ारों गुलाम में से, इल्तुतमिश के हज़ारों गुलाम में से उसके सबसे खास और सबसे वफादार जो गुलाम थे वो करीब 40 ही गुलाम थे बच्चों, ठीक है। तो उन 40 गुलामों को उसने इकट्ठा किया और उन्हीं 40 गुलामों को अपना प्रशासक बनाया बच्चों। किसने? इल्तुतमिश ने। और उन्हीं 40 सरदारों का यह दल जो ग्रुप हुआ करता था बच्चों, उसको दल चालीसा बोलते थे। ये जो है ना दल चालीसा, किसको? इल्तुतमिश के हज़ारों गुलाम हुआ करते थे, लेकिन उसके वफादार और उसके खास केवल 40 गुलाम थे ही, केवल 40 ही गुलाम थे। और इसी 40 गुलाम के समूह को क्या बोलता था, क्या उसने बोला? दल चालीसा बोला, ठीक है। तो दल चालीसा क्या होता है समझ में आ गया। और ये सिस्टम कहलाता था बच्चों, जो सिस्टम कहलाता था वो क्या कहलाता था? तुर्कानी चहलगानी। और जो ग्रुप कहलाता था 40 गुलाम का जो इल्तुतमिश से बनाया था, उसको दल चालीसा बोलते हैं। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तुर्कानी चहलगानी। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये जो शुरुआत किया था तुर्कानी चहलगानी या दल चालीसा का, वो इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में शुरुआत किया था, ठीक है बच्चों। इसके बाद इल्तुतमिश ने और क्या किया बच्चों, तो ध्यान रखना मैं लिख रहा हूँ। He also started एकता प्रथा एकता सिस्टम बोलो या प्रथा बोलो। इल्तुतमिश ने अगला जो काम किया अपने शासनकाल में कि उसने एकता प्रथा को स्टार्ट किया, एकता प्रथा की शुरुआत की बच्चों। आखिर ये एकता प्रथा क्या होता है, आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि सर ये एकता प्रथा क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि एकता प्रथा क्या होता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में सैनिकों को कोई भी सैलरी या नगद के रूप में वेतन नहीं दिया जाता था बच्चों। कि इल्तुतमिश के जो शासनकाल में जो सैनिक काम करते थे उनको कोई भी सैलरी या नगद के वेतन के तौर पे नगद नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या दिया जाता था, तो युद्ध के बाद जो युद्ध लड़ता था इल्तुतमिश, उसके बाद जो हड़पी हुई ज़मीन और लूटी हुई संपत्ति ही सैनिकों में बांटी जाती थी बच्चों। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में युद्ध में या युद्ध के बाद सैनिकों को दिए जाने वाले प्रोविंस दिया जाता था। जो लूटता था ना युद्ध के बाद, वहाँ प्रांत होते थे, प्रांत अलग अलग प्रांत होते थे, स्टेट नहीं होते थे उस टाइम, प्रांत होते थे हर जगह। तो जब वो युद्ध के बाद जो प्रांत जो लूटते थे, और वही प्रांत क्या दिया जाता था, सैनिकों को वेतन के तौर पे दिया जाता था। तो उन्हीं प्रांतों को क्या बोलते थे बच्चों? एकता बोलते थे। क्या उस टाइम एकता बोलते थे? एकता किसको बोलते थे बच्चों? प्रोविंस को। प्रोविंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रांत। उस टाइम ऐसे स्टेट नहीं हुआ करता था बच्चों, प्रोविंस में बटा रहता था हर एक ये जो होता था जगह। तो प्रोविंस जो युद्ध के बाद लूटा जाता था, वही सैनिकों को वेतन के तौर पे उसको दिया जाता था। तो उसी को प्रोविंस को ही क्या बोलते हैं बच्चों? एकता बोला जाता था। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
और जिस व्यक्ति को वो प्रांत दिया जाता था बच्चों, जिस सैनिक को वो प्रांत या प्रोविंस दिया जाता था, वही उस प्रोविंस का कहलाता था बच्चों इख्तेदार। क्या कहलाता था? जो ये प्रोविंस प्रांत जिस सैनिक को दिया जाता था बच्चों, जो सैनिक लिया प्रांत, वो सैनिक उस प्रांत का क्या कहलाएगा बच्चों? इख्तेदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इख्तेदार। आई होप इट इज क्लियर। एकता क्या बोलते हैं? एकता किसको बोलते थे? प्रोविंस प्रांत को। और जिस सैनिक को ये प्रोविंस प्रांत दिया जाता था सैलरी के तौर पे, वो उस प्रांत का क्या कहलाता था? सैनिक इख्तेदार कहलाता था। आई होप इट इज क्लियर। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत में, अब ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत में प्रोविंस या प्रांत को कहते थे, प्रोविंस या प्रांत को क्या बोलते थे बच्चों? इक्ता बोलते थे। क्या? इक्ता। ठीक है। और वहाँ के प्रोविंस हेड, प्रांत अधिकारी को क्या बोलते थे? इख्तेदार। प्रोविंस हेड या बोल सकते हो प्रांत अधिकारी को क्या बोलते थे? इख्तेदार। जिस सैनिक को वो प्रांत दिया जाता था वही बन जाता था इख्तेदार, मतलब प्रोविंस हेड बन जाता था। समझ में आ रहा है बच्चों? और अब उस प्रांत से जितना भी टैक्स वसूला जाएगा बच्चों, जो प्रांत है उससे जितना भी टैक्स या रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा बच्चों, उन सभी के सभी रेवेन्यू जनरेट करने का काम कौन करेगा बच्चों? इख्तेदार ही करेगा बच्चों। और जो कहलाएगी इख्तेदारी प्रथा या सिस्टम। समझ में आ रहा है बच्चों? ये एक टर्म आता है इख्तेदारी सिस्टम या प्रथा। इख्तेदारी सिस्टम क्या होता है बच्चों? तो जो ये प्रांत है वहाँ से टैक्स वसूला जाएगा, रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, और उन सभी के सभी रेवेन्यू जनरेट करने का काम ही कौन करता था? इख्तेदार। समझ में आ रहा है? और वहाँ जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो सिस्टम होता था ना बच्चों, उसी को कहते थे इख्तेदारी सिस्टम। तो इख्तेदारी सिस्टम क्या बोलते हैं बच्चों? किसको बोलते हैं? रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड इख्तेदारी सिस्टम। समझ में आ रहा है? राजस्व वसूली को ही क्या बोलते थे बच्चों? राजस्व वसूली। रेवेन्यू का मतलब हिंदी में क्या बोलते हो? राजस्व। तो जो प्रोविंस प्रांत से जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो सिस्टम था उसी को क्या बोलते थे? इख्तेदारी सिस्टम। और वो रेवेन्यू कौन जनरेट करता था? कौन कलेक्ट करता था? इख्तेदार। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सब काम हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में, और मैंने कल भी बताया था जो सिल्वर कॉइन ये सब उसने डिस्कवर किया था वो भी मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 1229 ईस्वी में बच्चों इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया किसका कंस्ट्रक्शन? कुतुब मीनार का। ये मैंने बता दिया था ना बच्चों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कब करवाया था? ये डेट ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 1229 ईस्वी में कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। किसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया? कुतुब मीनार का। आई होप इट इज क्लियर। और दूसरा काम क्या किया इसी वर्ष? दूसरा काम क्या किया बच्चों इल्तुतमिश ने? इसी वर्ष 1229 ईस्वी में ही he shifted his capital लाहौर टू दिल्ली। कहाँ से? पहले क्या हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक में कैपिटल? आपको कल मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ रखा था? लाहौर को। लेकिन इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में ही लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर दिया। कहाँ? दिल्ली। समझ में आ रहा है? इसीलिए बच्चों ये क्या कहलाता है? रियल फाउंडर। समझ में आ रहा है बच्चों? ये रियल फाउंडर कहलाता है दिल्ली सल्तनत का। कौन? इल्तुतमिश। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि इसने ही लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। और ध्यान रखेंगे बच्चों, आगे मैं जो बता रहा हूं कि इल्तुतमिश के 4 बेटे थे बच्चों, लेकिन चारों के चारों बेटे अयोग्य थे। मतलब उनमें कोई गुण ही नहीं था। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इतिहासकार ये बोलते हैं बच्चों कि एक बार जब इल्तुतमिश कालिंजर अभियान पर निकला था बच्चों इल्तुतमिश, तो कालिंजर अभ्यास पर चारों के चारों उसके बेटे विफल साबित हुए थे बच्चों। लेकिन उस कालिंजर अभियान को जो इल्तुतमिश ने अभियान शुरू किया था कालिंजर का, उसका सक्सेसफुल उनके बेटे नहीं बना पाए थे। तो कौन वो सक्सेसफुल बनाया था? उनकी बेटी, जिसका नाम रजिया था।
तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के कालिंजर अभियान को सफल किसने बनाया, तो उसकी बेटी रजिया ने। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के चारों बेटे जब कालिंजर अभियान पे उसके साथ गए थे, इल्तुतमिश के साथ गए थे, तो अयोग्य साबित हुए थे, विफल साबित हुए थे। लेकिन उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने ही उस कालिंजर अभियान को सफल बनाया था, और रजिया की वजह से ही कालिंजर का अभियान सक्सेसफुल हुआ था बच्चों। इसलिए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो सक्सेसर अपनी बेटी रजिया को ही बनाया, ना कि अपने किसी बेटे को बनाया। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि रजिया सुल्तान के वजह से ही इल्तुतमिश के कालिंजर अभियान को सफलता मिली, सक्सेसफुल हुआ वो। इसलिए अपना जो सक्सेसर था इल्तुतमिश ने किसको बनाया? अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बनाया बच्चों। और साथ ही साथ ये घोषणा भी किया बच्चों कि मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान होगा ना बच्चों, वो मेरे बेटा में से कोई भी नहीं बनेगा, बल्कि मेरी बेटी रजिया ही बनेगी। और ध्यान रखेंगे बच्चों कि इन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मैंने पीरियड बताया था कि कब से कब दिल्ली सल्तनत में ये राज किया था पिछले लेक्चर में, आई होप आपको याद होगा। 1211 से लेके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो 1211 से लेके 1236 आपको ये पीरियड बताया था मैंने। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये दिल्ली में मरा था बच्चों, इसलिए इल्तुतमिश का जो कब्र है, कब्र को इंग्लिश में कल मैंने बोला था टॉम बोलते हैं, मकबरा जो मरने के बाद बनता है वो दिल्ली में ही है इल्तुतमिश का। वो कहाँ पे है? कुतुब मीनार के प्रीमाइसर में है। प्रीमाइसर मतलब परिसर में है। इसका जो टॉम है बच्चों, कब्र है, मकबरा है, वो कहाँ मौजूद है? क्योंकि वो दिल्ली में ही मरा था, इसलिए इसका जो कब्र है, मकबरा है, वो कुतुब मीनार के प्रीमाइसर परिसर में ही मौजूद है। किसका? इल्तुतमिश का टॉम मतलब कब्र। ठीक है बच्चों? तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करके तो मर गया, लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, इसकी मर्जी के खिलाफ, मतलब इल्तुतमिश के मर्जी के खिलाफ वो तो मर गया घोषित करके अपना सक्सेसर कि मेरा जो सक्सेसर होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा, वो मेरी बेटी होगी, ना कि मेरे कोई बेटा हो, मतलब बेटा में से कोई होगा। लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ इसका जो बड़ा बेटा था, इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, जिसका नाम था बच्चों, ध्यान रखना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका बड़ा बेटा का नाम था इल्तुतमिश का। वो सिंहासन पे बैठ जाता है बच्चों, क्योंकि इल्तुतमिश ने तो सक्सेसर असली में तो उसकी बेटी को ही, अपनी बेटी को ही घोषित किया था, तो उसको ही बैठना चाहिए था ना सिंहासन पे। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो बैठ जाता है सिंहासन पे। कब बैठ जाता है? 1236 ईस्वी में, जब इल्तुतमिश मर गया था। समझ में आ रहा है? लेकिन सिंहासन पे बैठने की बात नहीं पसंद आई किसको बच्चों? रजिया सुल्तान को, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बहन थी। समझ में आ रहा है? ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई रजिया सुल्तान को। इसलिए रजिया ने लाल वस्त्र के कपड़े धारण करके बच्चों दिल्ली के जनता के पास पहुंची। क्योंकि लाल वस्त्र ही धारण क्यों किया बच्चों रजिया सुल्तान ने? क्योंकि इसका एक फैक्ट है बच्चों कि इल्तुतमिश जब शासन काल में था ना, तो उसके शासन काल में एक प्रथा चला करती थी बच्चों कि जिन भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था, वो लाल रंग का वस्त्र धारण करके ही इल्तुतमिश के दरबार जाया करता था बच्चों। जब इल्तुतमिश अपने शासन काल में था, तो जब उसके शासन काल में किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था, मतलब उसको न्याय चाहिए होता था, तो लाल वस्त्र ही पहन के इल्तुतमिश के दरबार में जाया करता था बच्चों। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ कि वो ये, और लाल वस्त्र का धारण करने का मतलब ही होता था बच्चों कि न्याय का गुहार मांग करना बच्चों, न्याय का गुहार लगाना या मांग करना बच्चों, ये इंडिकेशन होता था। इसलिए रजिया भी लाल वस्त्र पहन के दिल्ली के जनता के पास पहुंची बच्चों, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया अपने पिता के मरने के बाद। समझ में आ रहा है? तो वो लाल वस्त्र पहन के दिल्ली के जनता के पास पहुंची बच्चों और दिल्ली की जनता से मदद मांगी। बस फिर क्या था, दिल्ली की जनता का साथ मिला बच्चों, किसको? रजिया को। और दिल्ली की ही जनता के मदद से रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा दी। किसने? रजिया सुल्तान ने। और दिल्ली के सिंहासन पे खुद बैठ गई। कौन?
रजिया सुल्तान। समझ में आ रहा है बच्चों? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा दी किसने? रजिया सुल्तान। किसकी हेल्प से? दिल्ली के जनता के हेल्प से ही, और खुद बैठ गई दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बन के सिंहासन पे। कौन? रजिया सुल्तान। समझ में आ रहा है बच्चों? ये पूरा स्क्रिप्ट था स्टोरी का। और दोस्तों हम सब जानते हैं, ये भी फैक्ट बात है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला और एकमात्र महिला शासक ही कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो एकमात्र महिला शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत की। जब तक दिल्ली सल्तनत का पीरियड चला था उसमें एकमात्र महिला और पहली महिला जो कि दिल्ली सल्तनत की रूलर बनी थी। समझ में आ रहा है बच्चों? और जिस समय रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी उस समय महिलाओं को पर्दा में रहना होता था बच्चों। पर्दा समझते हो ना? मतलब वो जो मुस्लिम लोग नहीं होते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं मुंह ढकना, तो वो पर्दा में रहना होता था और पर्दों से उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं थी। जब रजिया बनी थी सुल्तान तो ये सब प्रथा चला आ रहा था उस टाइम की महिलाओं को पर्दा में रहना होता था और पर्दों से उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। लेकिन रजिया ने पर्दा प्रथा के बिल्कुल तरह से खुद त्याग किया और ये सर पर, रजिया सुल्तान सर पर टोपी पहना करती थी बच्चों, और बदन पर कोट पहनकर, मर्दों के पोशाक पहनकर दरबार में जाकर न्याय भी किया करती थी बच्चों। और इसकी यही बोल्डनेस की वजह से बच्चों लोग इसे रजिया बेगम नहीं बोलते थे बच्चों, लोग इसे रजिया सुल्तान कहा करते थे बच्चों। और हम सब जानते भी हैं कि इतिहास में ये रजिया सुल्तान के नाम से ही फेमस है, ना कि रजिया बेगम के नाम से। समझ में आ रहा है? तो ये इसका बोल्डनेस था बच्चों, क्योंकि ये मर्दों के पोशाक पहन के ही अपने शासन में, अपने दरबार में जाया करती थी, न्याय भी देने जाया करती थी। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन यहाँ से एक और क्लाइमेक्स इंटर होता है बच्चों स्टोरी में। लेकिन रजिया सुल्तान के सिंहासन पर बैठना नहीं भाया किसको बच्चों? इसके दूसरे नंबर के भाई को, जिसका नाम था बच्चों, ध्यान रखेंगे, बहराम शाह। क्या नाम था इसके दूसरे नंबर के भाई को? पहला नंबर का भाई जिसको उसने मरवा दिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। दूसरे नंबर का भाई आया अब क्लाइमेक्स में, स्टोरी में, बहराम शाह। तो इल्तुतमिश के दूसरे बेटे जो कि बहराम शाह और रजिया सुल्तान का भाई दूसरे नंबर का, उसको बिल्कुल नहीं भाया कि रजिया सुल्तान सिंहासन पे बैठ गई। समझ में आ रहा है बच्चों? और इसलिए बहराम शाह ने बच्चों दिल्ली की सुल्तान मानने से रजिया सुल्तान को इनकार कर दिया। बहराम शाह ने बोला कि मैं रजिया सुल्तान को दिल्ली के सुल्तान नहीं मानता हूं, और इसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया बच्चों। और वो जो दल चलीसा था ना बच्चों, जो मैं शुरू में बताया था कि इल्तुतमिश ने दल चलीसा का शुरुआत किया था। दल चलीसा क्या होता है अभी बता के आ रहा था कि इल्तुतमिश के हजारों गुलाम में से केवल खास 40 गुलामों का ग्रुप को ही दल चलीसा बोलते थे। समझ में आ रहा है? तो वो जो दल चलीसा का 40 प्रशासक वाला ग्रुप था बच्चों, जो कि दिल्ली की सुल्तान की सेवा के लिए हुआ करता था बच्चों उस टाइम इल्तुतमिश के शासनकाल में, उन 40 सरदारों को भी अपने ही कंट्रोल में कौन ले लिया? बहराम शाह ने। समझ में आ रहा है बच्चों? उन 40 गुलामों को भी, जो दल चलीसा का ग्रुप था, उसको भी कंट्रोल में कौन ले लिया? बहराम शाह ने। अब वो दल चलीसा के 40 गुलाम जो थे वो सुल्तान की सेवा के लिए नहीं थे, क्योंकि बहराम शाह ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। समझ में आ रहा है? तो वो बहराम शाह के लिए काम करने लगे। कौन? वो 40 गुलाम जो दल चलीसा में बनाया था इल्तुतमिश ने, वो अब दिल्ली सुल्तान की सेवा में नहीं था, बल्कि अब बहराम शाह के लिए काम करने लगा था। और ये रणनीति बनाने लगा कि किसी तरह से रजिया सुल्तान की हत्या करवा के कौन बैठ जाए सिंहासन पे? बहराम शाह। समझ में आ रहा है? क्लाइमेक्स में एंटर हो गया एक और बहराम शाह स्टोरी में, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो मर गया था, तब बनी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भाया किसको? उसके दूसरे नंबर के भाई को, बहराम शाह को। समझ में आ रहा है? और ध्यान रखेंगे बच्चों, रजिया सुल्तान के 2 वफादार लोग थे, जिसमें से पहला नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, एतगीन नाम का एक व्यक्ति था, जो कि पहला वफादार व्यक्ति में से आता था रजिया सुल्तान का। और दूसरा नंबर के व्यक्ति था जो कि अल्तुनिया। पहला नंबर का एतगीन और अल्तुनिया कौन था मैं बताने जा रहा हूं। ये दोनों रजिया सुल्तान के 2 वफादार लोग थे। समझ में आया? अब एतगीन कौन था समझते हैं। रजिया सुल्तान ने, ये जो एतगीन था जो कि एक वफादार था, रजिया सुल्तान का वफादार व्यक्ति था, उसको रजिया सुल्तान ने ये बदायूं का
बदायूं का इक्तेदार घोषित कर दिया। इक्तेदार क्या होता है, समझ में आ रहा है? इक्तेदार अभी मैंने बताया था, प्रोविंस हेड को इक्तेदार बोलते थे। बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया, और हम सब जानते हैं बच्चों कि इक्तेदार का मतलब अभी बता के आ रहा था, प्रांत अधिकारी या प्रोविंस हेड। समझ में आ रहा है? और ये अल्तुनिया कौन था? और दूसरे विश्वास पात्र व्यक्ति अल्तुनिया था, जो कि जिसको पंजाब के भटिंडा एक नामक जगह है, भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त कर दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने। समझ में आ रहा है? इक्तेदार। एतगीन को कहाँ का इक्तेदार घोषित कर दिया? बदायूं का। और दूसरा जो इसके वफादार व्यक्ति में से आता था अल्तुनिया, उसको पंजाब के भटिंडा के इक्तेदार घोषित कर दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने। और इतिहासकार ऐसा बोलते हैं बच्चों कि ये जो अल्तुनिया था ना बच्चों, अल्तुनिया, इसके बचपन का ही मोहब्बत हुआ करती थी रजिया सुल्तान। समझ में आ रहा है? रजिया को बहुत प्रेम करता था ये अल्तुनिया, और बेहद पसंद करता था। लेकिन रजिया का जो प्रेमी बना, लेकिन असली जो प्रेमी बना, जिससे वो प्यार की, वो एतगीन से नहीं की, बल्कि याकूत खान से रजिया ने कर ली प्यार। लेकिन अल्तुनिया का बचपन का प्यार का था, बोलो आप, एक तरफा प्यार। उसका कौन था? रजिया सुल्तान, जो कि वो बेहद पसंद करता था उसे। लेकिन रजिया ने किससे प्रेम कर लिया? याकूत खान से। ये याकूत खान कौन है बच्चों? अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये याकूत खान जो था बच्चों, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में, जब इल्तुतमिश का शासनकाल था, इल्तुतमिश के टाइम घोड़े के रख रखाव करने का काम ही कौन करता था? ये याकूत खान। मतलब इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान था ना बच्चों, तो इल्तुतमिश के घोड़े के नहाने और खिलाने का काम भी ये करता था। कौन? याकूत खान। और जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पे बैठने जाता था, तो अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पैर रखवा कर उसे घोड़े पे बैठाने का भी काम कौन करता था? याकूत खान। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। इल्तुतमिश तो चल बसा बच्चों, वो तो मर गया 1236 ईस्वी में। लेकिन अब यही काम जो कि पहले इल्तुतमिश के लिए किया करता था याकूत खान, वो अब किसके लिए कर रहा था? रजिया सुल्तान के लिए। समझ में आ रहा है? और इतिहासकार कहते हैं बच्चों कि याकूत खान और रजिया के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई बच्चों, और याकूत खान लवर बन गया किसका? रजिया सुल्तान का। और क्योंकि ये रजिया सुल्तान के बेहद करीबी व्यक्ति हो गया बच्चों, लवर हो गया, इसलिए रजिया सुल्तान ने इसे दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। किसको? याकूत खान को। वो कौन सा पद था बच्चों? वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। याकूत खान क्योंकि वो लवर बन गया, ये रजिया सुल्तान का बेहद करीबी बन गया, इसलिए रजिया सुल्तान ने इसे दिल्ली सल्तनत का एक बेहद महत्वपूर्ण पद दिया, जिसको बोलते हैं अमीर आखूर। अमीर आखूर एक पद दे दिया, जो कि दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, जो कि रजिया सुल्तान किसको दे दिया? याकूत खान को दे दिया। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये अमीर आखूर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एक विभाग हुआ करता था बच्चों, दिल्ली सल्तनत में एक पोस्ट हुआ करता था, जिसको बोलते थे दीवाने आखूर। ठीक है, दीवाने आखूर एक पोस्ट हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, दीवाने आखूर, जहां पर शाही घोड़ों को बांधा करते थे बच्चों। और उसी दीवाने आखूर के मंत्री कौन हुआ करते थे? ये आमीर आखूर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यही पोस्ट दे दिया रजिया सुल्तान ने याकूत खान को, क्या? आमीर आखूर। लेकिन इतिहासकार कहते हैं बच्चों कि सारे के सारे जो मंत्री थे दिल्ली सल्तनत के, वो रजिया से इसी बात के लिए नाराज थे और इनके खिलाफ थे, क्योंकि एक छोटे वर्ग के व्यक्ति को बच्चों, क्योंकि याकूत खान एक छोटा व्यक्ति था, वो घोड़े के इल्तुतमिश के शासनकाल में रख रखाव करता था, नहाता धुलाता था, और इल्तुतमिश जब बैठता था घोड़े पे तो वो अपने पैरों के हेयर मदद से उसको बैठाता था इल्तुतमिश को। समझ में आ रहा है? अपने हाथों के हेयर से उसको अपने हाथ पे पैर रखवाकर घोड़े पे बैठाता था। मतलब ये छोटे वर्ग का व्यक्ति था, जिससे रजिया सुल्तान प्रेम करके उसको एक महत्वपूर्ण पद दे दी दिल्ली सल्तनत के अंदर। और इसी बात से दिल्ली सल्तनत के मंत्री रजिया से काफ़ी नाराज थे, बेहद नाराज थे। समझ में आ रहा है बच्चों? और प्रेम प्रसंग भी चला लिया रजिया सुल्तान ने याकूत खान के साथ, तो इसकी वजह से भी और नाराज हो गए सारे मंत्री। और यही रजिया सुल्तान का जो पतन, सबसे पतन का कारण था, मतलब ये अब वो ये जा रही थी पतन की ओर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मंत्री जो थे वो रजिया सुल्तान से नाराज थे, और यही सबसे बड़ा कारण बना कि वो याकूत खान से प्रेम कर ली। यही उसका पतन का सबसे बड़ा कारण बना बच्चों। लेकिन हम सब जानते हैं बच्चों कि याकूत खान के साथ प्रेम प्रसंग बिल्कुल नहीं पसंद आया था किसको?
एक और व्यक्ति था जिसको भी नहीं पसंद आया, मंत्री को तो पसंद आया ही नहीं जितने भी मंत्री थे, लेकिन एक और व्यक्ति थे जो कि रजिया सुल्तान से एक तरफा प्यार कर रहा था, जो कि वो बचपन का प्यार भी मानता था रजिया सुल्तान को। वो कौन था? अभी मैंने बताया था, अल्तुनिया, जो कि पंजाब के भटिंडा के इक्तदार था, समझ में आ रहा है, जो कि रजिया सुल्तान ने बनाया था। उसको भी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आया कि रजिया सुल्तान ने याकूत खान से प्रेम प्रसंग कर लिया, समझ में आ रहा है। और इसी वजह से बच्चों एक रिवॉल्ट होता है 1240 ईस्वी में, विद्रोह होता है, रिवॉल्ट ऑफ अल्तुनिया, समझ में आ रहा है। इसी वजह से, क्योंकि अल्तुनिया को भी पसंद नहीं आया कि वो रजिया सुल्तान ने याकूत खान से प्रेम कर लिया, क्योंकि उसका बचपन का प्यार, एक तरफा प्यार अल्तुनिया का रजिया सुल्तान ही थी, समझ में आ रहा है। और क्योंकि अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने पंजाब के भटिंडा नामक जगह के इक्तदार घोषित किया था बच्चों, जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन काम उस टाइम करता था अल्तुनिया। लेकिन अब जो ये सब रजिया सुल्तान ने जब याकूत खान से प्रेम प्रसंग कर लिया, तो अल्तुनिया ने घोषित करवाया कि अब वो दिल्ली सल्तनत के अधीन काम नहीं करेगा, वो अलग हो गया है। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एंड इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। किसने? अल्तुनिया को। अल्तुनिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, दिल्ली सल्तनत से वो अलग हो गया, समझ में आ रहा है। और अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया बच्चों, किसने? अल्तुनिया ने। और जब खुद को पंजाब का वो स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, तो इसी बात से नाराज होकर रजिया सुल्तान ने याकूत खान के साथ मिलकर अपनी सेना लेकर पहुंच गई पंजाब। और पंजाब में ही रजिया की सेना और अल्तुनिया की सेना के बीच में मतलब घमासान ये लड़ाई हुआ। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, उस टाइम अल्तुनिया का जो सेना हुआ करता था वो मजबूत हुआ करता था, पावरफुल हुआ करता था, इसलिए अल्तुनिया ने याकूत खान को मार दिया, याकूत खान के से हरा दिया और इसकी हत्या कर दी, समझ में आ रहा है बच्चों। क्योंकि रजिया सुल्तान और याकूत खान मिलकर सेना लेके गई अल्तुनिया से लड़ने, क्योंकि अल्तुनिया अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था दिल्ली सल्तनत से। और इसी बात से नाराज होकर रजिया सुल्तान और याकूत खान पंजाब के भटिंडा नामक शहर में गई अपनी सेना लेके। लेकिन उस टाइम अल्तुनिया का सेना मजबूत हुआ करता था, इस वजह से याकूत खान को अल्तुनिया ने हरा दिया और उसकी हत्या कर दी, समझ में आ रहा है बच्चों। तो 1240 में ही रिवॉल्ट किया था अल्तुनिया, ये रिवॉल्ट ऑफ जो अल्तुनिया हुआ था उसमें याकूत खान मारा गया बच्चों, ठीक है। और जब याकूत खान मारा गया बच्चों, तो अल्तुनिया ने, क्योंकि याकूत खान के साथ रजिया सुल्तान भी गई थी, तो याकूत खान को तो मार दिया अल्तुनिया ने, और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के साथ क्या किया? तो उसको अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया, समझ में आ रहा है बच्चों। और जैसे ही दिल्ली में ये गुप्त जनों से खबर पहुंची बच्चों, दिल्ली सल्तनत में पहुंची ये खबर कि ये अल्तुनिया ने याकूत खान को मरवा दिया और रजिया को बंदी बना लिया, तो बहुत खुश हुआ बच्चों। कौन खुश हुआ बहुत? जब दिल्ली में ये खबर पहुंची तो बहुत खुश हुआ बहराम शाह, जो कि बहराम शाह कौन था? दूसरे नंबर का बेटा, जो कि रजिया सुल्तान के सिंहासन पे बैठना उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो जब ये दिल्ली सल्तनत में बात पहुंची तो बहुत खुश हुआ, कौन? बहराम शाह, समझ में आ रहा है बच्चों। और दिल्ली के सिंहासन पे जब ये बात पहुंची तो वो खुश होकर दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे कौन बैठ गया? बहराम शाह, क्योंकि रजिया तो बंदी बन गई थी, बंदी बना लिया था किसने? अल्तुनिया ने, समझ में आ रहा है बच्चों। और क्योंकि बहराम शाह को यही लग गया था बच्चों, जब वो सिंहासन पे बैठ गया, रजिया जब बंदी बन गई, तो उसको यही लग रहा था बहराम शाह को कि अल्तुनिया अब रजिया सुल्तान की हत्या कर देगा। लेकिन फैक्ट बात यह है कि अल्तुनिया ने अभी सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट किया था, बंदी बनाया था। अब लेकिन हम सब जानते हैं बच्चों कि अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने 2 शर्त रखी थी बच्चों, रखा था बंदी बनाकर। या तो बोला अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कि या तो तुम दिल्ली सल्तनत का सिंहासन मुझे दे दो, समर्पित कर दो, नहीं तो अगर ये काम नहीं कर सकती हो तुम, तो मेरे साथ विवाह कर लो, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये दो मतलब ऑप्शन रखा अल्तुनिया ने बंदी बनाकर रजिया सुल्तान को कि या तो तुम दिल्ली सल्तनत के सिंहासन हमें समर्पित कर दो या तुम मेरे से विवाह कर लो। तो रजिया, ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ कि रजिया ने आखिर क्या किया होगा। तो रजिया ने दिल्ली सल्तनत बिल्कुल भी नहीं दिया अल्तुनिया को, और वो विवाह कर ली अल्तुनिया से, समझ में आ रहा है।
और बहराम शाह उधर तो गद्दी पे बैठ गया था, क्योंकि जब उसको गुप्त जनों से खबर पहुंची कि रजिया को बंदी बना लिया अल्तुनिया से, तो बहराम शाह को यही लग रहा था कि अल्तुनिया तो रजिया की हत्या करवा देगा। लेकिन आखिर ऐसा नहीं होता है। अल्तुनिया ने 2 शर्त रखी रजिया सुल्तान के पास कि या तो तुम मेरे से विवाह कर लो या तुम दिल्ली सल्तनत का सिंहासन मेरे हवाले कर दो। लेकिन रजिया ने दिल्ली सल्तनत का सिंहासन नहीं दिया, वो उसके साथ विवाह कर लेती है। और यहीं पे अभी का स्टोरी यहीं समाप्त होता है। आगे क्या होता है, आगे बहराम शाह और रजिया के बीच क्या होता है, युद्ध होता है कि क्या होता है, वो आप वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। क्योंकि उधर बहराम शाह तो सिंहासन पे बैठ गया, रजिया जब बंदी बनी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना रजिया और बहराम शाह के बीच में, क्योंकि आखिर रजिया ही में बैठी हुई थी पहले से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे। ये तो पंजाब जब लड़ने गई अल्तुनिया से याकुत खान के साथ, तो उसे बंदी बना लिया गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आगे क्या होता है बहराम शाह और रजिया के बीच में, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करिए आप लोग। तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, सारा का सारा मेडाइवल हिस्ट्री शुरू से लेके अभी तक रिवाइज करोगे, क्योंकि मैं स्टोरी टाइप बता रहा हूँ। आई होप आप इसको 2 बार सुन लोगे। दूसरा बार जब सुनोगे तो 2x स्पीड पे सुनना बच्चों, तो बस स्टोरी टाइप आपको सुनते रहेगो। और जैसे ही आप 2 बार सुन लोगे ना, तो स्टोरी टाइप मतलब आप बोलते चलोगे, तो ये सब जो वर्ड है, अल्तुनिया कौन था, बहराम शाह कौन था, ये सब आपको माइंड में घूमता चलेगा बच्चों। जो मैं करता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो एक बार और सुनता हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दिया, तो मेरा 3 बार होता है, उससे मेरा बहुत दिन तक मेमोरी में रहता है। तो आप लोग भी ये करो। और जब मेरा मेडाइवल हिस्ट्री में ये गुलाम वंश खत्म हो जाएगा बच्चों, और जब मैं खिलजी वंश स्टार्ट करूंगा, तो गुलाम वंश जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे मैं आपसे शुरू से लेके जहाँ से मेडाइवल हिस्ट्री शुरू हुआ था और गुलाम वंश तक मैं आपको 20 क्वेश्चन का एक ये करवाऊंगा, चूज करवाऊंगा। मैं क्वेश्चन लाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, और आपको 10 मिनट पे खुद से चीटिंग ना करके आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर मैं 10 मिनट के बाद उसी दिन मैं आपको बताकर चला जाऊंगा। तो आपको देखना है कि आप कितने तैयारी के साथ आए हो। ठीक है बच्चों? तो आई होप इट इज़ क्लियर। गुलाम वंश शायद 1 दिन और चले या 1.5 दिन और चले, उसके बाद गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का खत्म हो जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।